तो ऑप्टिकल कम्युनिकेशन के फर्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि बेसिक इंट्रोडक्शन क्या है ऑप्टिकल कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और ऑप्टिकल स्पेक्ट्रम क्या क्या है, ब्लॉक डायग्राम्स देखेंगे हम जनरल कम्युनिकेशन सिस्टम का और ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सिस्टम का, और उसके बाद हम ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन की एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के ऊपर चर्चा करेंगे। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है जिसमें हम फ्रीक्वेंसी रेंज, ये टॉप में इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज है 10 पावर 15 एंड सो ऑन, और नीचे बॉटम साइड में वी हैव मेंशन दी वेवलेंथ्स। तो आप देख सकते हैं 10 पावर 6 से लेकर के 10 पावर -6 तक की फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ रेंज मैंने मेंशन करी है। 10 पावर 2 को बोलते हैं एक्सट्रीम लो फ्रीक्वेंसी, उसके बाद वेरी वॉइस फ्रीक्वेंसी, उसके बाद वेरी लो फ्रीक्वेंसी, उसके बाद लो फ्रीक्वेंसी, देन मीडियम एंड सो ऑन अप टू एक्सट्रीम हाई फ्रीक्वेंसीज तक हम लोग देखते हैं। उसके ऊपर आता है इंफ्रारेड रीजन और उसके ऊपर है विजिबल लाइट। विजिबल लाइट के पोर्शन को ही हम ऑप्टिकल फाइबर के लिए इस्तेमाल करते हैं। वेरी लो फ्रीक्वेंसी से पहले वाली रेंज हम लोग पावर ट्रांसमिशन के लिए या टेलीफोन के लिए इस्तेमाल करते हैं। रेडियो के लिए हम लोग 10 पावर 4 यानी 10 किलोहर्ट्ज से लेकर के 10 पावर 9 यानी 1 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल करते हैं। उसके ऊपर की रेंज जो है वो माइक्रोवेव रेंज है और उसके ऊपर आता है मेरा इंफ्रारेड रेंज। ट्विस्टेड पेयर केबल्स और कोएक्सियल केबल्स के हम लोग रेंज जो देखते हैं वो देखते हैं ऑलमोस्ट 0 से लेकर के 10 मेगाहर्ट्ज, एंड देन कोएक्सियल केबल हम लोग 1 किलोहर्ट्ज से लेकर के ऑलमोस्ट 1 गीगाहर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी के लिए इस्तेमाल करते हैं। रेडियो कम्युनिकेशन के लिए हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के अलग अलग स्पेक्ट्रम्स को देख सकते हैं यहाँ पे। उसके ऊपर हमारी जो रेंज आती है माइक्रोवेव वाली, उसको उसमें ही कुछ पोर्शन हमारा टेरेस्ट्रियल या सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इस फिगर के थ्रू आप लोग बेसिकली देख सकते हो कि हमने फ्रीक्वेंसी रेंज को किस किस पार्ट में डिवाइड करा और कौन कौन से पर्टिकुलर पोर्शन जो है वो हमारे डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस को अप्लाई करने के एप्लीकेशंस के लिए काम आते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के इस फिगर में आप देख सकते हो कि एक पर्टिकुलर रेंज है जो ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल की जाती है। उस रेंज को हम ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन के लिए ही यूज करेंगे, एंड दैट रेंज फ्रॉम 1.7 माइक्रोमीटर टू 0.8 माइक्रोमीटर, दैट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 पावर 15 हर्ट्ज, 10 पावर 14 टू 15 हर्ट्ज स्लाइटली लाइक दैट। तो ये फ्रीक्वेंसी रेंज है देख सकते हो आप, और ये वेवलेंथ है। वेवलेंथ आप देख सकते हो और इस रेंज में हम लोग का है, और लगभग 10 पावर 14 से 10 पावर 16 वाली रेंज के इस बिगिनिंग पे यानी 10 पावर 15 के अराउंड हम लोग देखेंगे ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन की रेंजेस आती हैं। ये ऑप्टिकल स्पेक्ट्रम है। ऑप्टिकल स्पेक्ट्रम के अंदर बेसिकली 3 टाइप की लाइट्स होती हैं, अल्ट्रा वायलेट, देन विजिबल, देन इंफ्रारेड। तो ये अल्ट्रा वायलेट वाला रेंज है, ये विजिबल रेंज है, और ये इंफ्रारेड रेंज है। इंफ्रारेड रेंज में ही हम लोग ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करते हैं और कुछ पोर्शन विजिबल का। तो अल्ट्रा वायलेट रेंज को हम ऑप्टिकल के लिए इस्तेमाल नहीं करते। देख सकते हैं आप 0.85 माइक्रोमीटर से लेकर के ऑलमोस्ट 1.6 माइक्रोमीटर तक की रेंज जो है हमने ऑप्टिकल कम्युनिकेशन के लिए दिखाई है। यहाँ पर आप देख सकते हो मल्टी मोड के लिए और 850 नैनोमीटर यानी 0.85 माइक्रोमीटर, सिंगल मोड के लिए ऑलमोस्ट 1.3 माइक्रोमीटर, और अगर मैं वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग के अलग अलग मोड्स की बात करूँ तो उसमें 1.5 माइक्रोमीटर की रेंज लगभग हम इस्तेमाल करते हैं ऑप्टिकल कम्युनिकेशन के लिए। हम जानते हैं कि C इक्वल्स टू एफ लेमडा होता है, वेयर एफ इज द फ्रीक्वेंसी एंड लेमडा इज द वेवलेंथ एंड सी इज द स्पीड ऑफ लाइट। तो लेमडा और एफ के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है। तो अगर मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगा तो ऑटोमेटिकली मेरी वेवलेंथ कम होगी, और अगर मैं वेवलेंथ बढ़ाऊंगा तो मेरी फ्रीक्वेंसी कम होगी। जनरल कम्युनिकेशन सिस्टम्स के को अगर हम देखें तो हम देख सकते हैं कि किसी भी कम्युनिकेशन सिस्टम को समझने के लिए उसमें 3 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। एक मेरा सोर्स, एक मेरा डेस्टिनेशन, और एक बीच में मीडियम। अब उसको थोड़ा सा और एलेबोरेट अगर हम करें तो उसको एलेबोरेट करते हम देखेंगे कि हमारे पास सोर्स को अगर मुझे किसी मीडियम में ट्रांसमिट करना है तो उस मीडियम में ट्रांसमिट करने के लिए मुझे उस सिग्नल को जो मेरे सोर्स से जनरेट हो रहा है उसको मुझे किसी फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कन्वर्ट करने के लिए मुझे ट्रांसमीटर या मॉड्यूलेटर की रिक्वायरमेंट होगी। उसके बाद जो सिग्नल आया उसको मैंने एक मीडियम के साथ ट्रांसमिट करा। वो मीडियम मेरा वायर्ड भी हो सकता है, वायरलेस भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन मैं किस टाइप की कम्युनिकेशन सिस्टम को स्टडी कर रहा हूँ। ये मेरा मीडियम है। आफ्टर दैट वी हैव अ रिसीवर।
जिस फॉर्म में मैंने इसको कन्वर्ट करा था मुझे वापस में यही वाली फॉर्म चाहिए, क्योंकि मैं एक्चुअल में अपने सिग्नल को ही रिसीव करना चाहता हूँ रिसीवर साइड पर। तो ये सेम जो रिसीवर है ये इस प्रोसेस का ट्रांसमीटर का जस्ट ऑपोजिट होगा, यानी अगर यहाँ मॉड्यूलेटर है तो वहाँ पर डीमॉड्यूलेटर है। ठीक है, तो ये बेसिकली जनरल कम्युनिकेशन सिस्टम का एक ब्लॉक डायग्राम है। अगर मैं ऑप्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम के ब्लॉक डायग्राम की बात करूँ तो उसमें हम लोग देख सकते हैं कि सोर्स और डेस्टिनेशन तो सेम रहेगा, बीच में दो चीजें एक्स्ट्रा आएंगी, एक ऑप्टिकल सोर्स और एक ऑप्टिकल डिटेक्टर। ऑप्टिकल सोर्स क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ऑप्टिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा, और डिटेक्टर क्या करेगा, ऑप्टिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने दो ब्लॉक्स वाले लगाए हैं। इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिट सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा है, ये जो मेरे सोर्स से नॉन इलेक्ट्रिक सिग्नल आ रहा है, सपोज वॉइस का सिग्नल आ रहा है, उस सिग्नल को ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा है। देन इलेक्ट्रिकल सिग्नल के बाद ऑप्टिकल सोर्स जो है वो उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ऑप्टिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा है, एंड देन इट इज गेटिंग पास्ड थ्रू दी ऑप्टिकल फाइबर केबल। उसके बाद ऑप्टिकल फाइबर केबल से जो सिग्नल पास हुआ उसके बाद मैंने यहाँ पर ऑप्टिकल डिटेक्टर से उस सिग्नल को डिटेक्ट करा इन दी ऑप्टिकल फॉर्म, और यहाँ पर मेरे को इलेक्ट्रिकल सिग्नल मिलेगा। इलेक्ट्रिकल रिसीव उस सिग्नल को रिसीव करेगा, और रिसीव करने के बाद डेस्टिनेशन पर जो भी रिसीवर है मेरा, उस रिसीवर पर वो सिग्नल रिसीव हो जाएगा। तो जिस फॉर्म में वो सिग्नल ट्रांसमिट हुआ था लगभग वही सेम सिग्नल मेरे को रिसीवर पर मिल जाएगा विद सम नॉइज और डिस्टॉर्शंस अवेलेबल विद दिस सिस्टम। उसके बाद हम चलते हैं एडवांटेजेस के ऊपर। तो एडवांटेजेस अगर हम ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन की देखें तो आप लोगों ने अभी जनरल कम्युनिकेशन सिस्टम के एडवांटेजेस भी देखे होंगे, उसके बाद एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम और डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम की भी एडवांटेजेस देखी होंगी। ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन की भी कुछ एडवांटेजेस हैं ओवर दीज कन्वेंशनल कम्युनिकेशन सिस्टम्स। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि उसकी बैंडविड्थ बहुत ज़्यादा है। बैंडविड्थ दैट मीन्स द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज दैट एन ऑप्टिकल फाइबर कैन ऑपरेट। तो ऑटोमेटिकली हम देखते हैं कि इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज है ऑलमोस्ट 10/15 गीगाहर्ट्ज की। तो उस 10/15 गीगाहर्ट्ज का एक पर्टिकुलर बैंड अगर हम देखें तो उसके अंदर मेरे 20 किलोहर्ट्ज की ऑडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स के कितने सारे बैंड्स मेरे को मिल सकते हैं। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि इसकी बैंडविड्थ लार्ज है। बैंडविड्थ ज़्यादा है तो ऑटोमेटिकली हम जो नॉर्मल केबल है वो इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो हम उसके लिए ऑप्टिकल फाइबर केबल का ही इस्तेमाल करेंगे, है ना। हम देखते हैं कि ट्विस्टेड पेयर केबल है तो उसकी बैंडविड्थ रेंज कंपैरेटिवली कम होती है। थोड़ी सी और रेंज मेरे को बढ़ानी हो तो हम ऑप्टिकल फाइबर से जस्ट पहले कोएक्शियल केबल का इस्तेमाल करते हैं। थोड़ी सी और रेंज बढ़ानी हो तो हम लोग क्या करते हैं, वेव गाइड्स का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्टिकल फाइबर भी एक वेव गाइड का ही स्ट्रक्चर है, गाइडेड स्ट्रक्चर है लाइट का, लेकिन वो ऑप्टिकल सिग्नल्स के लिए ही बनाया गया है। दूसरी सबसे बड़ी एडवांटेज है इसकी लो पावर लॉस। पावर लॉस कंपैरेटिवली कम है। हम ये बोलते हैं कि अगर मैं 100 मीटर की डिस्टेंस देखूं तो जितना 100 मीटर की डिस्टेंस में कॉपर वायर के अंदर जो लॉस होता है वही लॉस लगभग 2 किलोमीटर के अंदर होता है ऑप्टिकल फाइबर के अंदर। ठीक है, 2 किलोमीटर की रेंज में जो लॉस होगा ऑप्टिकल फाइबर में वही लॉस मेरा कॉपर वायर के थ्रू अगर मैं सिग्नल को ट्रांसफर करता हूँ तो वो 100 मीटर की रेंज में होता है। यू कैन सी दैट इट इज 20 टाइम्स बेटर इन टर्म्स ऑफ पावर लॉस as compared to the distance of the fire, the optical fiber. तीसरी चीज है इसकी इंटरफियरेंस। इंटरफियरेंस लो होती है। इंटरफियरेंस होती किस वजह से है, वो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की वजह से, है ना। क्योंकि मोस्ट ऑफ द सिग्नल्स जो हमारे नेचर सराउंडिंग्स में होते हैं वो कौन से होते हैं, वो हमारे या तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स हैं बेसिकली। तो अगर हम ध्यान से देखें तो अपने स्पेक्ट्रम में जो हमने अभी डिस्कस करा भी, उस स्पेक्ट्रम में हमारा ऑप्टिकल स्पेक्ट्रम जो है वो बहुत ऊपर है, बहुत हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर है। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफियरेंस है वो होगी ही नहीं, क्योंकि उस रेंज में वो सिग्नल की फ्रीक्वेंसी आ ही नहीं रही है। ठीक है, तो जो एनवायरमेंटल कंडीशंस की वजह से जो नॉइज आती है, बिजली चमकने की वजह से, आंधी तूफान की वजह से, स्टॉर्मी कंडीशंस की वजह से, वो सारी जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नॉइज होती है। तो वो इंटरफियरेंस से हम सीधे सीधे बच सकते हैं, बिकॉज द फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम इज वेरी मच डिफरेंस एज कंपेयर टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो ऑप्टिकल फाइबर का जो स्पेक्ट्रम है वो ऑप्टिकल स्पेक्ट्रम है, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफियरेंस के लिए जो सिग्नल्स जिम्मेदार हैं वो सिग्नल्स आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर, तो वो ऑटोमेटिकली बहुत कम फ्रीक्वेंसी रेंज के होते हैं एज कम्पेयर टू ऑप्टिकल लाइट। तो दिस इज द बिगेस्ट एडवांटेज। द कमिंग एडवांटेजेस आर द साइज। ऑब्वियसली अगर हम साइज देखें तो हम एक ऑप्टिकल फाइबर के साइज को देखें तो वो लगभग 30 गुना होता है, कम 30 गुना कम होता है, क्योंकि उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कंपैरेटिवली कम है और उसकी कैरिंग कैपेसिटी है ज़्यादा। तो अगर मैं कॉपर वायर की बात करता हूं तो कॉपर वायर की कैरिंग कैपेसिटी कम होती है एज कम्पेयर टू ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर की फ्रीक्वेंसी कंपैरेटिवली कम है एज कम्पेयर टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक signals that are
flowing in the copper wire, तो हम बोल सकते हैं कि the capacity which a fiber optic can handle is much better, much larger than the capacity of a copper wire. Next is the weight. Obviously हम देखते हैं कि जो ऑप्टिकल फाइबर है मेरा, ये एक लाइटर मटेरियल से बना होता है और उसकी जो थिकनेस है वो भी कंपैरेटिवली कम होती है ना। तो ये कम स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं और ऑटोमेटिकली जब हम इसको मेटल से कंपेयर करेंगे तो इसका वेट जो है वो मेटल के कंपैरिजन में कंपैरेटिवली कम होता है। तो हम बोल सकते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर आर लेस इन वेट। नेक्स्ट इज द सिक्योरिटी। ऑप्टिकल फाइबर के साथ एक सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि ऐसा नहीं है कि कॉपर वायर की तरह उसको कोई भी बीच में से काट करके सिग्नल्स को कैरी कर सकता है, नहीं। अगर ऑप्टिकल फाइबर कहीं भी बीच में से कट हुआ तो ऐसा नहीं है कि वो उसको कट लगा करके कोई भी दूसरा इंट्रूडर जो है वो उस पर्टिकुलर सिग्नल को रिसीव करके इंटरसेप्ट कर सकता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर वो कहीं से ब्रेक होगा तो उसके लिए हमें उसको कनेक्ट करने के लिए एक स्प्लाइसर की ज़रूरत होती है, जो ऑप्टिकल फाइबर को बेसिकली स्प्लाइस करता है विद इन द आफ्टर गेटिंग या आफ्टर ब्रेकिंग ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर। तो डिटेक्ट अगर करना है सिग्नल को तो उसके लिए कंपैरेटिवली बहुत हाई लेवल के, अच्छी क्वालिटी के, अच्छी कॉम्प्लेक्सिटी के, हाई कॉम्प्लेक्सिटी के एक जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो चाहिए होंगे, और वो कंपैरेटिवली देखते हैं तो वो बहुत कॉस्टली आते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं सिंपल एक तार में कट लगाऊं और फिर वहां से सिग्नल को इंटरसेप्ट कर लूं, ऐसा पॉसिबल नहीं है ऑप्टिकल फाइबर के अंदर। नेक्स्ट इज द फ्लेक्सिबिलिटी। ऑब्वियसली ये एक ऑप्टिकल फाइबर जो है ये कॉपर से ज़्यादा स्ट्रेंथ भी रखते हैं और स्टील फाइबर से भी ज़्यादा स्ट्रेंथ रखते हैं, और ये फ्लेक्सिबल होते हैं क्योंकि इसको मोड़ना आसान है एज कम्पेयर टू दी कॉपर वायर। कॉपर वायर को अगर हम देखें, अगर मैं उसको एक पर्टिकुलर पॉइंट से काफ़ी बार मोड़ दूं तो ऑटोमेटिकली यू कैन सी कि उसकी जो स्ट्रेंथ है वो वीक पड़ गई और फिर उसके बाद उसी पॉइंट से वो चीज़ ब्रेक हो जाएगी। लेकिन ऑप्टिकल फाइबर के अंदर इसकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी होती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ एज कम्पेयर टू दी कॉपर वायर ऑप्टिकल फाइबर की बहुत अच्छी होती है। उसके बाद कॉस्ट, हम रॉ मटेरियल देखें तो जो रॉ मटेरियल है इसका ग्लास या फाइबर वो बहुत मात्रा में अवेलेबल है एज कम्पेयर टू कॉपर। कॉपर हैवी भी होता है, कॉपर कॉस्टली भी है, तो ऑटोमेटिकली ग्लास इज लेस कॉस्टली, फाइबर इज लेस कॉस्टली एज कम्पेयर टू द कॉपर, तो ऑटोमेटिकली दिस मेक्स द कॉपर वायर, दिस मेक्स द ऑप्टिकल फाइबर चीपर देन द कॉपर वायर। इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर होते हैं ये, तो अगर इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर है तो हमें मेटेलिक केबल को जैसे ग्राउंड करने की जरूरत पड़ती है अर्थ लूप के थ्रू, तो ऑप्टिकल फाइबर इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड है तो देयर इज नो नीड टू इलेक्ट्रिकली ग्राउंड। डिसएडवांटेज ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर भी है कुछ, तो उसमें सबसे पहली चीज़ तो ये कि अगर वो बीच में से कट हो जाए, ब्रेक हो जाए, तो उसको स्प्लाइसर के थ्रू हमें कनेक्ट करना पड़ेगा, और स्प्लाइसर जो है वो काफ़ी कॉस्टली है, और कभी कभी उसको कंबाइन करना, ज्वाइन करना डिफिकल्ट टास्क भी है, और अगर हम सही से नहीं कर पाए तो देयर मे बी गुड अमाउंट ऑफ चांस दैट द वेव इज गेटिंग स्कैटर्ड विद इन द ऑप्टिकल फाइबर। तो स्कैटरिंग का मतलब यह है कि अगर एक पर्टिकुलर इंटरफियरेंस ऑप्टिकल फाइबर के अंदर आ गई ड्यू टू द इरेगुलर स्ट्रक्चर ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर, कहीं पर भी ऐसा कुछ हुआ तो वहाँ पर वो वेव अगर टकराएगी तो ऑटोमेटिकली इट स्कैटर्स इन रैंडम डायरेक्शंस। तो ऐसे केस में मेरे ऑप्टिकल सिग्नल जो मेरे को रिसीव होने चाहिए थे वो नहीं हो पाएंगे प्रॉपरली। दूसरी चीज़ एक्सपेंसिव टू इंस्टॉल, एक्सपेंसिव होते हैं ऑब्वियसली क्योंकि हम नॉर्मल के कॉपर वायर की तरह इनको इंस्टॉल नहीं कर सकते। दे नीड रोबस्ट मैकेनिज्म एंड टेस्ट इक्विपमेंट्स, तो वो अगर हैं हमारे पास तो वो एक्चुअल में ईजिली अवेलेबल नहीं है, और थोड़े कॉस्टली भी है एज कम्पेयर टू दी कॉपर वायर। नेक्स्ट इज हाईली ससेप्टेबल। ससेप्टेबल हाईली ससेप्टेबल इसलिए है क्योंकि इन केस फॉर एग्जांपल अगर उनका बैकअप करना है या उनकी सर्वाइवेबिलिटी मेरे को बढ़ानी है तो बेसिकली मैं ये कोशिश करूँगा कि डेटा ट्रांसमिशन कैपेबिलिटी तो मेरे पास बहुत अच्छी है, मतलब मैं उस एक ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू बहुत सारे डेटा को एक साथ कैरी करा सकता हूँ, लेकिन इंस्टॉलेशन उसका महंगा है। अगर डैमेज हो गया ऑप्टिकल फाइबर तो उसकी रिपेयरिंग कंपैरेटिवली कॉस्टली है, तो हमें अगर उसका बैकअप करना है तो वो भी एक ऑटोमेटिकली कॉस्टली चीज़ होगी, है ना।
दूसरा है ये एक पर्टिकुलर लिमिट से ज़्यादा कर्व नहीं कर सकते, बेंड नहीं किए सकते, क्योंकि अगर ज़्यादा बेंड होंगे तो हो सकता है शायद वो ब्रेक हो जाए, हो सकता है शायद वो कहीं से टूट जाए इंटरनली, हो सकता है आउटसाइड से हमें दिखे ना कि वो ब्रेक है, लेकिन इंटरनली अगर वो कहीं भी उस ऑप्टिकल फाइबर के स्ट्रक्चर के अंदर डैमेज आ गई तो उस डैमेज की वजह से होगा क्या कि वो वहाँ पर ट्रांसमिशन लॉसेस को बढ़ा देगा बाय मींस ऑफ डिस्पर्जन हो सकता है या इंटरनल स्कैटरिंग हो सकती है। तो हम कुछ सेंटीमीटर्स से कम उसके कर्व को नहीं बढ़ा सकते, ये एक कुछ इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेजेस है।